गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे काउंसलिंग के विषय में। व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग इज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ गाइडेंस। काउंसलिंग एक विशेष प्रकार की गाइडेंस की ही सेवा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है कि क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग काउंसलिंग दी जाती है और एक इंडिविजुअलाइज साइड में ये फोकस की जाती है। It is the process of helping individuals learn more about themselves and their present and possible future situations to make a substantial contribution to the society. यह व्यक्तियों को समाज में पर्याप्त योगदान देने के लिए स्वयं और उनके वर्तमान और संभावित भविष्य की स्थितियों के बारे में अधिक जानने में मदद करने की प्रक्रिया है। अब आता है कि आवश्यकता क्या है काउंसलिंग की। When an individual requires not only reliable information but also an interesting interpretation of those information which can solve his personal difficulties. जब किसी इंडिविजुअल को इस प्रकार की विश्वसनीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है और उनके सही अर्थापन की भी, रुचिकर अर्थापन की, जिससे कि वह अपनी लाइफ में आने वाली पर्सनल प्रॉब्लम्स का समाधान कर सके। पहली है आवश्यकता काउंसलिंग की वहां पर। दूसरा है when an individual needs intelligent listener। जब किसी एक व्यक्ति को एक ऐसे लिसनर की आवश्यकता होती है जो उससे ज़्यादा अधिक अनुभव रखता हो और उसकी प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ सकता हो और उसको एक अच्छा सुझाव दे सकता हो, उसके कार्य का वर्किंग प्लान के विषय में उसे अच्छे से समझा सकता हो, बता सकता हो, उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता हो। नेक्स्ट आता है when the counselor has an access to those facilities which can help in resolving the individual's problem, but the pupil does not enjoy such an access to these facilities। ऐसी स्थिति में भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है कि जब वो व्यक्ति किसी से बात तो करता है और उस व्यक्ति के पास सारी समस्याओं के समाधान भी हैं, लेकिन वह जो है उनको लेना नहीं चाहता, हेजिटेट करता है बताने से अपनी समस्या। वो ये तो जानता है कि हाँ हमसे मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वो उसको बताना नहीं चाहता। ऐसी सिचुएशन में भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। किसी ना किसी व्यक्ति को उसे समझाना पड़ता है कि तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है when the individual has some problems but he is unaware of that problem and his development। जब किसी व्यक्ति को कोई समस्या तो होती है, लेकिन वह अपनी इस समस्या के बारे में जानता नहीं है। उसे नहीं पता कि उसके विकास के बारे में या उसकी जो समस्या है उसके विषय में एग्जैक्टली क्या है। वो फेस तो कर रहा है लेकिन ये नहीं जान पा रहा कि क्या फेस कर रहा है, उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, तब भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट है व्हेन द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय द प्रॉब्लम बट ही फील्स डिफिकल्ट टू डिफाइन इट, टू अंडरस्टैंड इट एंड टू सॉल्व इट। ऐसी सिचुएशन में भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है जब व्यक्ति को ये तो पता है कि मुझे क्या समस्या है, क्या मेरे कार्य में प्रॉब्लम्स कठिनाइयां आ रही हैं, या ये प्रॉब्लम मेरे को क्या कठिनाई दे रही हैं, ये सब तो वो जानता है, लेकिन वह इसे डिफाइन नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता और ना ही इसे सॉल्व कर पाता है। उस कंडीशन में भी उसे काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है व्हेन द इंडिविजुअल सफर्स द मेन माल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। कुसमायोजन की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के फंक्शंस तीन टाइप के हैं, तीन प्रकार के कार्य काउंसलिंग करती है। पहला है एडजस्टमेंट फंक्शन। जो व्यक्ति माल एडजस्टेड होते हैं उनको एडजस्टमेंट करने में मदद करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वो सारे के सारे एडजस्टमेंट फंक्शन में आते हैं, जो कि अभी हमने इससे प्रीवियस एक प्रेजेंटेशन या एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी पर्सनल गाइडेंस के ऊपर, जिसमें हमने इन चीज़ों पर चर्चा किया था कि एडजस्टमेंट फंक्शन में वो सभी फंक्शंस आते हैं जो व्यक्ति को परिस्थितियों से और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने में, समायोजित करने में मदद करते हैं। उनके व्यवहार से संबंधित हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम से संबंधित हो सकते हैं, पर्सनैलिटी से संबंधित हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित हो सकते हैं। सभी प्रकार के जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सब एडजस्टमेंट फंक्शन में आते हैं। दूसरा है ओरिएंटेशन फंक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब है किसी के बारे में कुछ जानना, कुछ निकालना या किसी चीज से परिचित कराना। आपने भी काउंसलिंग की आवश्यकताओं में देखा कि व्यक्ति को समस्या तो है लेकिन वह उसे डिफाइन नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा। तो ओरिएंटेशन फंक्शन में वो फंक्शंस आते हैं जो व्यक्ति को ये एहसास दिला सके कि एग्जैक्टली समस्या क्या है, उसे पहचान करा सके कि उसे क्या प्रॉब्लम है। डेवलपमेंटल फंक्शन में वो फंक्शंस आते हैं जो समस्या का पता चल जाने पर उस समस्या से बाहर निकलने में व्यक्ति की मदद करते हैं, यानी काउंसलर के एंड पर वो फंक्शंस
जिनसे व्यक्ति समस्याओं से बाहर निकल सकता है, यानी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में जो मदद मिलती है वो फंक्शंस में, डेवलपमेंटल फंक्शंस में आते हैं। अब आता है फील्ड्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला फील्ड है एजुकेशनल काउंसलिंग, दूसरा है वोकेशनल काउंसलिंग, तीसरा है पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, चौथा है साइकोथेरेपेटिक काउंसलिंग, नेक्स्ट है क्लिनिकल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट काउंसलिंग। पहला आता है एजुकेशनल काउंसलिंग। एजुकेशन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें एजुकेशनल काउंसलिंग की जाती है। जैसे कई बार क्या है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मन नहीं लगा रहा है, सब्जेक्ट तो चूज कर लिया लेकिन उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या किसी वजह से वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तब उसे एजुकेशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। उसे उसकी प्रॉब्लम को समझने और उसका समाधान करने के लिए उसको काउंसलिंग की हेल्प चाहिए होती है। फिर आता है वोकेशनल काउंसलिंग। वोकेशनल काउंसलिंग वोकेशन से संबंधित समस्याओं में एडजस्टमेंट की, जैसे प्रॉब्लम है, बच्चे ने व्यवसाय चूज तो कर लिया लेकिन वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता है, तब उसे काउंसलिंग की नीड पड़ती है। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के समायोजन के लिए या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कह सकते हैं। जब व्यक्तित्व से संबंधित कोई समस्याएं होती हैं तो उसमें भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। साइकोथेरेपेटिक यानी साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे बाहर निकलने के लिए भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें जो है थोड़ा सा मेडिकल का भी ऐड हो जाता है, साइकोथेरेपी इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल काउंसलिंग। क्लिनिकल काउंसलिंग से तो साफ ही पता चलता है कि ये डिजीज से संबंधित है। तो जब कोई व्यक्ति किसी मेंटल डिजीज से पीड़ित होता है तो उसकी काउंसलिंग करने के लिए हमें साइकोथेरेपेटिक भी करनी पड़ती है और कई बार मेडिसिनल भी यूज करना पड़ता है, तो वो आ जाती है क्लिनिकल काउंसलिंग में, जब दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद मैरिज काउंसलिंग। शादी से संबंधित बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की नीड पड़ती है। जब झगड़ा, दो परिवारों के बीच झगड़ा है, सास बहू के बीच झगड़ा चल रहा है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में मैरिज काउंसलिंग की नीड होती है। आप लोगों ने देखा और सुना भी होगा कि जब दो परिवारों के या दो बीच में डिवोर्स के केस फाइल होते हैं या इस तरीके की कोई घटनाएं सामने आती हैं, तो हमारा जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है उसमें भी मैरिज काउंसलर्स होते हैं जो उनको पहले एक मौका देते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समाधान करने का उन्हें समझाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। अगर वो उस काउंसलिंग के बाद उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता तभी वो आगे प्रीफर करते हैं। उससे भी पहले परिवार के लोग काउंसलिंग करते हैं, वो समझाने का प्रयास करते हैं, मैरिज काउंसलिंग में आता है। कई बार बहुत सारी इस मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं तो व्यक्ति काउंसलर के पास जाता है, अपनी अपनी समस्याएं रख के वहाँ से भी पर्सनली भी समाधान पाने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है प्लेसमेंट काउंसलिंग। जॉब प्लेसमेंट से संबंधित व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, उसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ प्लेसमेंट लूँ, किस कंपनी में जाऊँ, ये बेटर है कि ये बेटर है। तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आती है। उसे लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, 4 जगह उसका सिलेक्शन हो रहा लेकिन प्रीफरेंस नहीं सेलेक्ट कर पा रहा, तो उस कंडीशन में भी काउंसलिंग की नीड होती है, प्लेसमेंट काउंसलिंग में आता है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्या सिद्धांत हैं? सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो जैसा है उसे हमें वैसा ही मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा मीन्स जो वो बता रहा है उसको ध्यान से सुनना, स्वीकार करना। ये नहीं कि हम उस पर अपनी मर्जी थोपें। उस इंडिविजुअल को समझने के बाद ही हम काउंसलिंग प्रोवाइड करें। इसके बाद दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। जो भी व्यक्ति हमारे पास काउंसलिंग के लिए आया है उसको रेस्पेक्ट देना बहुत अनिवार्य है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो वो हमें ठीक से अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा, वो चीजें हमसे छुपाएगा नहीं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस। परमिसिवनेस का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय परमिसिवनेस? परमिसिवनेस का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस ये कहता है कि जो सामने वाला कह रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना है और साथ में उसके साथ एक हेल्दी बिहेवियर करना है, जिससे एक अच्छा एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो सके जिससे व्यक्ति अपनी बात आसानी से आपको बता सके।
नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। जैसा व्यक्ति सोच रहा है, जो आपके पास आया है, उसके हिसाब से आपको सोचना होगा, उसके नजरिए से चीजों को देखना और समझना पड़ेगा, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी विद आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान रखना है कि हमें आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी जो है उनका ध्यान रखना है, निरंतरता उसकी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को हम बोलने का राइट ही ना दें, हम उस पर अपनी मनमानी करते रहे और उसे बोल रहे हैं ऐसा कर वैसा कर। नहीं, पहले हमें उसे सुनना है, जहां जहां वो जो भी कहना चाहता है उसकी बात को समझना है, उसी के आधार पर हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। हमेशा सीखने का प्रिंसिपल जो आपको सिद्धांत है वो पालन करना पड़ेगा। आप हम एक बार ही एक्सपर्ट बनने के बाद ये नहीं कह सकते कि हाँ हमें सब कुछ आ गया। हर व्यक्ति से मिलने के बाद, हर व्यक्ति की समस्या को सुनने के बाद कुछ ना कुछ हम वहां से सीखते हैं और उसको डील करने के लिए हमें कुछ नए की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें सीखने के सिद्धांत को हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आता है एनालिसिस, फिर आता है सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग एंड फॉलो अप। एनालिसिस में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं इंडिविजुअल से संबंधित उन सब तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, उसकी फैमिली, उसके पीयर ग्रुप, पड़ोसी से जानकारी इकट्ठा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है सिंथेसिस। जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद सिस्टमेटिक ढंग से लगाते हैं और विचार करते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं। देन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, प्रॉब्लम, एग्जैक्टली क्या समस्या निकल के आ रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये प्रोसेस जो है वो डायग्नोसिस में आएगा। इसके बाद प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ डायग्नोसिस इज नोन एज प्रोग्नोसिस। यानी जो ऐसा स्टेटमेंट, प्रोग्नोसिस वो एक तरीके से वो सोल्यूशन है जो किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद हम कहते हैं, उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में उसे हम बोलते हैं। इसके बाद आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग, अब हमने सारा काम कर लिया, डेटा कलेक्शन किया, सिंथेसाइज किया, डायग्नोज किया, फिर हमने बता भी दिया ये समस्या है। अब हमें क्या करना है, उस समस्या का समाधान के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। जो जो बेटर सॉल्यूशंस हो सकते हैं कैंडिडेट को वो सॉल्यूशंस बताने हैं। देन इसके बाद हमें फॉलो अप करना है। फॉलो अप कुछ समय बाद होता है। आज आपने काउंसलिंग की, उसके 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद आप एक टाइम डिसाइड करेंगे फॉलो अप का, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो अप करेंगे। देन फिर सेकंड फॉलो अप तो फिर 10-15 दिन बाद देखेंगे। तो इससे हमें ये पता करना होता है कि हमने जो काउंसलिंग दी थी क्या वो उससे कुछ व्यक्ति को फायदा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसे क्या और हेल्प की आवश्यकता है, वो पार्ट आता है हमारा फॉलो अप पे। अब ये चीज हमारा था काउंसलिंग प्रोसेस। अब आता है रोल ऑफ काउंसलर। काउंसलर की क्या भूमिका है इसमें। काउंसलर की भूमिका सबसे पहले है टू हेल्प द स्टूडेंट इन चेंजिंग देयर बिहेवियर। व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन करने में मदद करना, किसी भी स्टूडेंट की उसका व्यवहार को बदलने में मदद करना। दूसरा है टू हेल्प द स्टूडेंट इन मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर। बच्चों का जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने में मदद करना। यानी अगर कोई बच्चा क्लास में रूडली बिहेव करता है, बदतमीजी करता है या किसी का रिगार्ड नहीं करता, शैतानी करता है, कुछ इस तरीके का उसका कहते हैं ना बिहेवियर खराब है, तो उसके बिहेवियर में कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको किस पर्टिकुलर बिहेवियर में चेंज की आवश्यकता है, उसके लिए उसको मदद करना। इसके बाद टू असेंबल एंड एग्जामिन इंफॉर्मेशन। उन सूचनाओं को इकट्ठा करना जो कि हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करने में मदद करेंगी। उन सारी सूचनाओं को असेंबल करना और उनको एग्जामिन करना, देखना कि इसका पूरी तरीके से इवेल्युएशन करना कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। देन टू गिव सजेशन, फिर उसे सजेशन देना, सुझाव प्रदान करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू काउंसलिंग, जितने भी काउंसलिंग हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द काउंसलिंग, काउंसलिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनका अर्थापन करना, यानी उससे जो हमने पूछा है या जो प्रॉब्लम ऐसी निकल कर आई है जिसके बारे में उसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो उसे समझाना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास से संबंधित जो धारणा है, इस सूचना को उन छात्रों को उपलब्ध कराना, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसके विषय में बच्चों को अवेयर करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बच्चों को अवगत कराना। देन है काउंसलर एज एन एडवाइजर, काउंसलर को एक एडवाइजर का रोल भी प्ले करना पड़ता है। कई बार उसे छोटी छोटी बातों के लिए भी अपने क्लाइंट को या काउंसली को हेल्प करनी पड़ती है। कन्वर्जेंस ऑफ काउंसलर विद अदर्स,
दूसरों के द्वारा कन्वर्जन करना, कन्वर्जन ऑफ काउंसलर, काउंसलर का जो कन्वर्जन है विद अदर्स, दूसरों के प्रति, यानी दूसरे लोगों को भी इसके विषय में बताते रहना। लगातार आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहना है। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए काउंसलर। काउंसलर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहला पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ब्रेथ ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, हम्बल, फारसाइटेडनेस, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। ब्रेथ ऑफ इंटरेस्ट यानी उसको बहुत सारे रुचियों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जो इंटरेस्ट एरिया है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। दूसरा फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन, उसके अंदर जो है सहयोग की भावना हो। तीसरा हम्बल हो, पोलाइट हो, बोलने में उसका व्यवहार अच्छा हो। चौथा है फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता उसके अंदर होनी आवश्यक है कि जब हम किसी को काउंसलिंग प्रोवाइड करने जाते हैं तो हमें उसकी बातों से सुनकर बहुत दूर तक के बारे में देखने का जो हमारा नज़रिया है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चल सके कि जितना बच्चा बता रहा है वास्तव में ये उतना सही है, हो सकता है, या कुछ छिपा भी रहा है, ये वो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकें उसके बिहेवियर में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। इस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए काउंसलर का कि जो लोग उसके पास से अट्रैक्ट हों और अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान पाने के लिए उस तरफ जाएं और उन्हें सेटिस्फैक्शन वो प्रदान कर सकें। इसके बाद दूसरा चीज़ है ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। उस वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हैव द गुड नॉलेज ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम एंड मेथड, इन सब चीज़ों के विषय में उसे अच्छी जानकारी हो, अच्छी नॉलेज हो। हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन, जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय का उसे ज्ञान हो। वेल इक्विप्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसके व्यवहार में ढले होने चाहिए। हैव रिसीव्ड गुड एजुकेशन, उसकी एजुकेशन गुड हो, अच्छी एजुकेशन लिए हुए हो। हैव द फुल नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस, गाइडेंस की जो सर्विसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना उसे आना चाहिए। हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट का उसे ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि एक काउंसलर को काउंसलिंग की जब प्रॉब्लम सुनता है तो पता नहीं कब किस टेस्ट की आवश्यकता पड़े, उसे उस पर एडमिनिस्टर करके देखना पड़ता है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जानकारी उसे होनी चाहिए। हैव द नॉलेज ऑफ मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन किस प्रकार दी जानी चाहिए इसका उसे भरपूर ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस, अनुभव हो, ये नहीं कि एक नया व्यक्ति बताने बैठ जाए, उससे जब कोई प्रश्न किया जाए तो वो खुद जवाब न दे पाए, क्योंकि अनुभव बहुत मायने रखता है। जितना ज़्यादा अनुभव होता है व्यक्ति उतना ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाता है। अब आता है क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए काउंसलर की। काउंसलर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या तो एमए साइकोलॉजी या एजुकेशन में हो, या एमएड विद गाइडेंस हो, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशनल गाइडेंस उसने किया हो। द काउंसलर शुड possess द नॉलेज ऑफ टेक्निक फॉर सॉल्विंग पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, टेस्टिंग स्टडी मटेरियल, मेंटल हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, इन सब की नॉलेज उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी आवश्यक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग 3 प्रकार की होती है, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड एक्लेक्टिक काउंसलिंग। अब तीनों टाइप की काउंसलिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ काउंसलिंग।